हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। इंडिया अंडर 19 डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप। भारत की अंडर 19 टीम ने 2026 विश्व कप के फाइनल में किस टीम को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंग्लैंड अंडर 19। देखिए, 2026 आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया जिम्बाब्वे और नामीबिया में, और इस टूर्नामेंट का 16th एडिशन था अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। भारत ने छठी बार ये टाइटल जीता है। फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया है 100 रन से हरारे में। वैभव सूर्यवंशी, इनका नाम आपने सुना होगा, भारत के बल्लेबाज हैं। 80 बॉल पर 175 इन्होंने जड़ दिए और भारत ने टोटल रखा था 411 रन का। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के वैभव सूर्यवंशी ही रहे हैं। विच इंडियन एजेंसी लॉन्च्ड मल्टीनेशनल ऑपरेशन साई स्ट्राइक? किस भारतीय एजेंसी ने बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन साई स्ट्राइक शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन यानी कि कई देशों में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसका नाम है साई स्ट्राइक। जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, आयरलैंड, सिंगापुर, इनके साथ मिलकर लॉन्च किया है। सीबीआई इसको लीड कर रही है और जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इंटरपोल भी इसमें सीबीआई की मदद कर रहा है। Who won the Masters section of the Tata Steel Chess Tournament 2026? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 के मास्टर्स वर्ग का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोदिरबेक अब्दुसातरोव। तो उज्बेकिस्तानी ग्रैंड मास्टर है नोदिरबेक अब्दुसातरोव। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो मास्टर सेक्शन इन्होंने जीता है। वहीं अमेरिकन ग्रैंड मास्टर एनडी वुडवर्ड, इन्होंने चैलेंजर्स सेक्शन जीता है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2026, इसे आप कह सकते हैं चेस का विंबलडन है ये। 88th एडिशन था इस एनुअल चेस टूर्नामेंट का और विज आंजी में खेला गया। Who won the Squash on Fire Open 2026 Women's टाइटल? स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 महिला खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, अनाहत सिंह। भारत की अनाहत सिंह बहुत ही उम्दा प्लेयर है स्क्वैश की। कम उम्र में इन्होंने काफी अचीवमेंट हासिल की है। इन्होंने अपना मेडन पीएसए ब्रॉन्ज लेवल टाइटल जीता है और इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को इन्होंने हराया है स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 के फाइनल में वॉशिंगटन में। 17 साल की हैं और यंगेस्ट एवर एशियन प्लेयर बन गई हैं जो वर्ल्ड टॉप 20 में आ चुकी हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें स्क्वैश प्लेयर की तो टॉप 20 में आ चुकी हैं। What percentage of central taxes has been recommended as the share for states? केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 41%। तो 16th फाइनेंस कमीशन जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगरिया ने की है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है 2026 से 2031 तक के पीरियड के लिए और इन रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में रखा गया है यूनियन बजट 2026-27 के साथ साथ। और एक शिफ्ट देखने को मिला है, एंटाइटलमेंट बेस्ड ट्रांसफर से अब कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये 16th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का जो टैक्स शेयर है जो सेंट्रल
का जो रेवेन्यू है उसमें जो स्टेट्स का शेयर है उसको 41% ही रिटेन रखा है, ठीक है। और जो स्टेट्स का जो डेफिसिट है वो 3% ऑफ जीएसडीपी रखा है। 16 फाइनेंस कमीशन ने एक मेजर शिफ्ट देखने के लिए मिला है। अगर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो जो स्टेट्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया, अलग अलग वेट्स के हिसाब से दिया गया। जैसे इनकम डिस्टेंस 42.5% इसका वेट है। पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस 17.5% इसका वेटेज है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देखा गया है 10%, एरिया 10%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, 10% वेट रखा गया है जो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से। कठुआ रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच इंडिविजुअल? कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम किस व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कैप्टन सुनील कुमार चौधरी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम मार्टियर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर रखा है, ठीक है। तो शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन अब इसका नाम है रेलवे स्टेशन का। Who has been appointed as the new managing director and CEO of Yes Bank? Yes Bank के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है विनय टॉम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के एमडी रहे विनय टॉम्स को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है यस बैंक का 3 साल के पीरियड के लिए। इनसे पहले प्रशांत कुमार इस पद पर थे, उन्हें एक्सटेंड किया गया था उनकी टर्म। Which company achieved ISO 9001 2015 and 5S Gold Grade certification simultaneously? किस कंपनी ने ISO 9001 2015 और 5S गोल्ड ग्रेड प्रमाण पत्र प्राप्त किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है HMG स्टोन LLP। तो HMG स्टोन LLP जो कि एक प्रीमियम नेचुरल स्टोन इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, इन्हें ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला है अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन इनको प्राप्त हुआ है इनके वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल डिसिप्लिन के लिए। इस तरह से पहले कंपनी बन गई है भारत के नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में जिसे ये 9001 2015 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है। किसके द्वारा दिया गया? टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि टीयूवी नॉर्ड जर्मनी की सब्सिडरी है। Who was conferred the 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025? वर्ष 2025 में किसे 22वें वर्ष 2025 का किसे 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्म मानवता के सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्याल्युम असी दोरजी वांगमो वांगचुक। तो ग्याल्युम असी दोरजी वांगमो वांगचुक ये क्वीन मदर है भूटान की, इन्हें 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 अवार्ड दिया गया है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कोकराझार वेस्टर्न आसाम में। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। क्वीन मदर का जो लाइफ लॉन्ग एंड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटेरियन सर्विस में, सोशल डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, उसी को देखते हुए इस अवार्ड में साइटेशन मिलता है और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसे कई सारे पॉलिसी प्रोडक्ट्स होते हैं तो बैंक के साथ टाई अप कर लेती है। तो बैंक क्या करता है, जो उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसी हैं, वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये फायदा हो जाता है कि उसे कस्टमर्स मिल जाते हैं और बैंक का ये फायदा हो जाता है कि उसे कमीशन मिल जाता है। तो उसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस, बैंक प्लस इंश्योरेंस। व्हाट इज द थीम ऑफ प्लास्ट इंडिया 2026? प्लास्ट इंडिया 2026 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है भारत नेक्स्ट। प्लास्ट इंडिया 2026 ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक्स एग्जीबिशंस है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। थीम इसका रहा भारत नेक्स्ट और प्लास्ट इंडिया का ये 12वां एडिशन था। ट्रायनियल इवेंट है यानी कि 3 साल में एक बार होता है। 5 से 10 फरवरी 2026 के बीच में चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के सपोर्ट से इसे आयोजित किया गया। 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर आधारित रहा ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिशन एंड टूरिज्म।
Which city has been ranked as the world's most affordable city for international students? किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर माना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। तो दिल्ली को वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल सिटी माना गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ऐसी एक नई रिपोर्ट में बताया गया है। नाइट फ्रैंक, डेलॉइट इंडिया और क्वाकरेली साइमेंट्स की ये रिपोर्ट है। टाइटल रहा इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट। ठीक है, तो एक ग्लोबल लीडर की तरह बना है दिल्ली। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, मुंबई 11वें नंबर पर है, बेंगलुरु 15वें नंबर पर है। अच्छा, इस वैल्यूएशन में 150 सिटीज को कवर किया गया है और 6 इक्वली वेटेड कैटेगरीज रही। अफोर्डेबिलिटी, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सिटी डिजायरेबिलिटी, स्टूडेंट वॉइस एंड स्टूडेंट मिक्स। Under the interim agreement, what tariff rate will the United States apply on originating goods of India? अंतरिम समझौते के तहत भारत से उत्पादित वस्तुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका किस दर से शुल्क लगाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 18%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया दोनों ने ही अनाउंस किया है कि इन्होंने एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया है टैरिफ से संबंधित, जिससे कि दोनों ही देश बेनिफिशियल रहे दोनों देशों के लिए। तो भारत या तो एलिमिनेट कर देगा या फिर टैरिफ्स को रिड्यूस कर देगा जितने भी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स भारत में आते हैं और जो यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पर, जिनमें कि ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स, रेड शोरगुम फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्प्रिट्स, एडिशनल प्रोडक्ट्स, ये सभी हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स बदले में रेसिप्रोकल टैरिफ रेट लगाएगा 18% का, जो भी भारत से गुड्स जा रहे हैं। अच्छा, भारत 500 बिलियन यूएस डॉलर का माल परचेज करेगा यूएस से, एनर्जी प्रोडक्ट्स खास करके एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कुकिंग कोल अगले 5 सालों में। तो मुझे तो एक तरफ ही डील लग रही है, मतलब फायदा यूनाइटेड स्टेट्स का ही लग रहा है। हम लोग बिल्कुल जीरो टैरिफ लगा रहे हैं या फिर एलिमिनेट कर दें, यूनाइटेड स्टेट्स 18% टैरिफ लगा रहा है और हम 500 बिलियन यूएस डॉलर के यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे अगले 5 सालों में, यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर के पर ईयर। Which company has become the first traditional retailer to achieve 1 trillion US dollar market capitalization? कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली पहली पारंपरिक खुदरा विक्रेता बन गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट फर्स्ट ट्रेडिशनल रिटेलर बन गई जिसने 1 ट्रिलियन US डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त की है। पहले भी और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने ये अचीवमेंट हासिल की है, पर ये पहली बार है जो किसी ट्रेडिशनल रिटेलर ने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। तो इसके अलावा 9 और यूएस पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन US डॉलर से अब है, जैसे एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन। केवल वॉलमार्ट और बर्कशायर हैथवे ही है जो इस माइलस्टोन में पहुंचे हैं और नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इसमें। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर्स बेंटनविले, आर्कनसास में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी सैम वाल्टन और जेम्स बट वाल्टन द्वारा। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी भी अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें, भारत में भी इसका फुटप्रिंट है। इसकी ओनरशिप है फ्लिपकार्ट ग्रुप में, फोन पे में। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द कंपाउंडिंग फी इम्पोज्ड ऑन पेटीएम बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा पेटीएम पर लगाए गए कंपाउंडिंग शुल्क की राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 18.76 लाख रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18.676 लाख रुपीस की कंपाउंडिंग फी लगाई है पेटीएम पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वायोलेशन के चलते। कंपाउंडिंग मतलब आप वॉल्यूंट्री, यानी कि आप अपने आप से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने आरबीआई के या फिर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया, उनका कॉन्ट्रावेंशन आपने किया है और आप गिल्टी हैं इस बारे में। What is the maximum discount offered to banks under the new risk-based premium framework issued by the RBI? आरबीआई द्वारा जारी किए गए जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचे के तहत बैंकों को दी जाने वाली अधिकतम छूट कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 33.3%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क इशू किए हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए। बैंक्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर वो अपने जो रिस्क हैं उसको बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, उनको डिस्काउंट दिया जाएगा 33.3% तक का,
विद 8 पैसे पर 100 रुपीज़, ये लोवेस्ट है, ठीक है। 8 पैसे पर 100 रुपीज़ ये लोवेस्ट डिस्काउंट है। देखिए जो बैंक होते हैं ना, उनका जो उनके पास जो पैसा होता है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, ठीक है। वो भी उनको इंश्योर्ड करके रखते हैं। तो अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे अपने पैसों को, रिस्क कम रखोगे, तो आरबीआई आपको रिवॉर्ड देगा। ऑल बैंक्स नाउ पे द सेम प्रीमियम ऑफ 12 पैसे पर एवरी 100 रुपीज ऑफ एक्सेसिबल डिपॉजिट। तो हर 100 रुपये पर 12 पैसे का प्रीमियम बैंक देता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है 1962 से ही फ्लैट प्रीमियम सिस्टम के अनुसार। अब DICGC ने डिसाइड किया है कि ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क पर मूव करेगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। यानी कि जितना रिस्क कम होगा उतना आपको सही आपको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब डिस्काउंट दिया जाएगा। बैंक्स विद स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल हेल्थ एंड बेटर गवर्नेंस विल पे लोअर प्रीमियम। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे से गवर्न कर रहे हैं बैंक को, तो आपको लो प्रीमियम देने होंगे। और अगर आप रिस्कियर बैंक हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इस तरह से 4 रिस्क कैटेगरीज में बैंक को डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D। कैटेगरी ए बैंक सेफेस्ट रहेंगे, ये 8 पैसे पर 100 रुपीज़ ऑफ डिपॉजिट देंगे। और कैटेगरी डी बैंक्स ये 12 पैसे पर 100 रुपीज़ देंगे, जो कि अभी चल ही रहा है करंट में। रिस्क असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा एंड सुपरवाइजरी रेटिंग्स। RBI has also introduced a vintage incentive under the framework. Banks with long-standing stress-free operations will be eligible for a discount of 1% for each completed year. ठीक है, तो 1% का और डिस्काउंट आपको मिलेगा हर साल यदि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपका बैंक, ठीक है, किस तरह का स्ट्रेस उस पर नहीं है। और 25% तक मैक्सिमम मिल सकता है, कैप्ड लिखा है ना, कैप्ड एट 25%। विच मेडल डिड आदर्श राम ज्योति शंकर विन एट द 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आदर्श राम ज्योति शंकर ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्रॉन्ज। तो आदर्श राम ज्योति शंकर, इन्होंने मेंस हाई जंप ब्रॉन्ज मेडल जीता है 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि तियानजिन चाइना में हुई है। बेस्ट जंपिंग की 2.19 मीटर की रही है। प्रवीण चौथे नंबर पर रहे, योगिता ने भी चौथे नंबर पर ही वुमेन्स शॉटपुट में। व्हाट डज BCIC स्टैंड फॉर? BCIC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को ज्वाइन किया है, BCIC को। इसको यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिडो के साथ पार्टनरशिप में ज्वाइन किया गया है। ये वन स्टॉप सेंटर है जो कि इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, MSMEs को, ठीक है, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज में है, जितनी भी कंपनीज हैं इस तरह की MSMEs हैं, उन सभी को। ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है DVIIT और यूनिडो के बीच में। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज कॉम्पिटेंसीज के तौर पर इसको डेजिग्नेट किया गया है। माउंट एकोनकागुआ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एकोनकागुआ किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्जेंटीना। क्यों क्वेश्चन आया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक जॉइंट एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई है। ये एक्सपीडिशन माउंट एकोनकागुआ में जा रहा है, अर्जेंटीना में, और न्यू दिल्ली से इसको हरी झंडी दिखाई गई। ये जो माउंटेन है 6,961 मीटर्स की है, हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, और एशिया के बाहर भी ये हाईएस्ट माउंटेन है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम, इन दोनों के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ना, ये कई बार स्ट्रेटेजी में पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक में भी काम आ सकता है। करंट अफेयर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, करंट अफेयर में, पर इसका महत्व कहाँ है? स्टैटिक में महत्व है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ये पढ़ा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है। तो आप हर क्वेश्चन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि वो करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा वो स्टैटिक जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसमें कोई ऐसा डेटा है जो स्टैटिक जीके के लिए है, तो वो ये है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पूछा जाता है। विच गवर्नमेंट बॉडी हैज पार्टनर्ड विद STQC ERTL फॉर ड्रोन टेस्टिंग? ड्रोन परीक्षण के लिए किस सरकारी संस्था ने STQC ERTL के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल टेस्टिंग हाउस। गवर्नमेंट का जो नेशनल टेस्टिंग हाउस है, इसने पार्टनरशिप की है STQC ERTL के साथ,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ड्रोन्स की। STQC का मतलब है इंस्टेटाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट। ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और जो ERTL है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी है दिल्ली में। विच कंपनी इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोस्पेस स्टडीज एट द गति शक्ति विश्वविद्यालय। किस कंपनी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय में एरोस्पेस अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एयरबस। एयरबस ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोस्पेस स्टडीज इनोग्रेट की है गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है। A key focus area of the Center of Excellence would be research and development into sustainable aviation fuel and supporting student-led innovations in future space technologies. गति शक्ति विश्वविद्यालय इंडिया की ओनली यूनिवर्सिटी है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको स्टैब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 2022 में। विच बैंक हैज लॉन्च द रूफटॉप सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव। किस बैंक ने रूफटॉप सोलर फाइनेंस पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने रूफटॉप सोलर फाइनेंस को लॉन्च किया है MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए। इस प्रोग्राम के तहत MSMEs कोलेटरल फ्री लोन्स प्राप्त कर सकते हैं 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के बीच का, और जो रीपेमेंट टेन्योर है वो 4 से 7 साल का रहने वाला है। तो MSME रूफटॉप सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Which district has become the first in India to achieve 100% इंश्योरेंस कवरेज। भारत में कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अलवर। अलवर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया हमारे देश में, इसने 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2027, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। टोटल 1367 अनइंश्योर्ड पीपल जो कि 10 साल से ज़्यादा के हैं, अलग अलग 9 डिफरेंट विलेजेस में, इनको इंश्योरेंस कवरेज के तहत लाया गया है अलवर में। विच इंडियन कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लियोनार्डो फॉर इंडियाज हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम। किस भारतीय कंपनी ने भारत के हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम के लिए लियोनार्डो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं लियोनार्डो के साथ, जो कि एक डिफेंस एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी में एक ग्लोबल लीडर है। बाकी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोल कैपेबिलिटीज MRO फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। विच कंपनी हैज एंटर्ड into a strategic tripartite research collaboration with the IISc Bengaluru and the Foundation for Science Innovation Development for Next Generation Research। किस कंपनी ने अगली पीढ़ी के अनुसंधान के लिए IISc बेंगलुरु और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन डेवलपमेंट के साथ एक रणनीतिक त्रिपक्षीय अनुसंधान सहयोग समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है BML लिमिटेड। तो BML लिमिटेड ने एक ट्रिपार्टाइट रिसर्च कोलैबोरेशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट FSIDC के साथ। ठीक है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सभी में साथ में मिलकर कार्य करने के लिए, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, रेल, मेट्रो सिस्टम, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, इन सभी में जो नई टेक्नोलॉजी है किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप हैज पार्टनर विद सिंगापुर टू डेवलप टूल्स फॉर स्पेस डेब्री। किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे के लिए उपकरण विकसित करने के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है दिगंतरा इंडस्ट्रीज। इंडिया का स्पेस स्टार्टअप है दिगंतरा इंडस्ट्रीज, इन्होंने सिंगापुर के डिफेंस आर्म के साथ पार्टनरशिप की है ताकि स्पेस डेब्री जो होता है, ठीक है, उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सके, किस तरह से उसको क्लीन किया जा सके, इस तरह के टूल्स डेवलप करने के लिए दिगंतरा और सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी को डेवलप करेंगे इस तरह के टूल्स। India has paid what amount to the UN regular budget for 2026 joining the honor roll। भारत ने 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितनी राशि का भुगतान किया है जिससे सम्मान सूची में शामिल हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 35.187 मिलियन US डॉलर्स। भारत ने 35.18 मिलियन US डॉलर पे किए हैं UN रेगुलर बजट के लिए 2026 में, और ऑनर रोल को ज्वाइन कर लिया है 47 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें जो भी अपना रेगुलर बजट ड्यूज पे कर देते हैं उनको ऑनर रोल में शामिल किया जाता है। भारत ने 35.18 मिलियन US डॉलर दिए हैं 2026 के लिए।
व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 10th ऑफ फरवरी। देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 में मनाया गया था फाओ द्वारा, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाएगा। 2026 में वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। अच्छा, 10 फरवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड। विच इंडियन टीचर वॉन द $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज? किस भारतीय शिक्षक ने $10 लाख का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है रोबेल नागी। इंडियन टीचर है रोबेल नागी। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इसमें $1 million का मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई उस दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया है जेम्स एजुकेशन के द्वारा। इस प्राइज का ये 10th एडिशन है, और दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदीन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, इनके द्वारा अवार्ड दिया गया। रोबल नागी आर्ट फाउंडेशन है इनकी, उसके जरिए इन्होंने 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स पूरे भारत में खोले हैं, और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए। सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन चिल्ड्रन को जो ऑलरेडी स्कूल अटेंड कर रहे हैं। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026? फोर्ब्स की 2026 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है उर्सुला वॉन डेर लेयन। 22वीं एनुअल फोर्ब्स रैंकिंग जारी कर दी गई है वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की, अलग अलग सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फाइनेंस और जियो पॉलिटिक्स, इनसे संबंधित जो लेडीज हैं उन्होंने इसमें जगह बनाई है। टॉप 5 अगर हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात करें 2026 में, पहले नंबर पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, बेल्जियम से आती हैं। क्रिस्टाइन लगार्ड, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जर्मनी से है। तीसरे नंबर पर सनाई ताकाइची है, प्राइम मिनिस्टर जापान। चौथे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी है, प्राइम मिनिस्टर इटली। पांचवें नंबर पर क्लाउडिया शेनबॉम है, प्रेसिडेंट मैक्सिको। बात करते हैं 12 से टॉप 100 में, 3 इंडियन वुमेन ने अपनी जगह बनाई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 24वें नंबर पर है। 76वें नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा है जो कि सीईओ है HCL कॉर्पोरेशन की, और किरण मजूमदार शाह जो कि फाउंडर है बायोकॉन की, ये 83वें नंबर पर है। Who has been appointed as the new president and chief executive officer of Toyota? टोयोटा के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है केंटा कोन। कोजी सातो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है टोयोटा के प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से, और इन्हें अब सक्सीड कर रहे हैं केंटा कोन 1 अप्रैल से। टोयोटा आप सभी जानते हैं जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, इसका हेडक्वार्टर्स टोयोटा सिटी आइची जापान में है। Blackstone has been permitted by the RBI to acquire an aggregate stake of up to how much percent in Federal Bank? RBI ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 9.99%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल दे दी है ब्लैकस्टोन को कि 9.99% तक के स्टेक हासिल कर सकता है फेडरल बैंक में, और जो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन, ये अपनी एशिया सेकंड टॉप को 13 प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकस्टोन के जरिए ये स्टेक एक्वायर कर रही है। ठीक है, ब्लैकस्टोन आप जानते हैं अमेरिकन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। फेडरल बैंक की बात करें हम, DNCO की VS मनियन है, हेडक्वार्टर्स अलुवा कोच्चि केरल में है। Which port authority has become the first in India to implement an advanced anti-drone system? भारत में कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली लागू करने वाला पहला प्राधिकरण बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। तो VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, ये फर्स्ट पोर्ट बन गया है इंडिया में जिसने एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिटिकल जो ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन प्राप्त हो, कोई भी ड्रोन से अटैक नहीं हो पाएगा, तो एंटी ड्रोन सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ड्रोन को मतलब जो सिग्नल्स है उनको जैम कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रोन्स को। द ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन, रडार एंड मैन पैक जैमर टुगेदर, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करा रही है इस पोर्ट को लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज में। द सिस्टम इनेबल्स रियल टाइम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ड्रोन्स, thereby safeguarding strategic assets, personnel and port operations. FICCI Ladies Organization यानी कि FICCI FLO has inaugurated a women-led industrial park in which state? FICCI महिला संगठन ने किस राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। तो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने एक महिलाओं के नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेट किया है गौरीबिदनौर चिकबल्लपुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। 50 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और इसका मकसद क्या है? टू लोवर लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्री बैरियर्स दैट हैव हिस्टोरिकली केप्ट वुमेन स्पेशली फर्स्ट जनरल एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल एंटरप्राइज। तो महिलाओं के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। FNTA इज रिलेटेड टू विच स्टेट? FNTA किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA को फॉर्म किया जाएगा। ENPO एक अपेक्स बॉडी है। 8 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स जो 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में है नागालैंड की, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नेपियर रियो की मौजूदगी में। पढ़ाई विद AI वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? पढ़ाई विद AI किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इनोवेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है पढ़ाई विद AI। दिस AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन especially introduced for students of बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट who are preparing for various competitive examinations। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है पढ़ाई विद AI। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने एक MOU भी साइन किया है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ राज्य में जियोथर्मल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए। The Department of Social Justice and Empowerment, Government of India signed MOU with which foundation to provide free online coaching to 15,000 aspirants from SCs, OBCs and beneficiaries of the PM CARES Children Scheme। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और प्रधानमंत्री केयर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों सहित 15,000 उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, PW फाउंडेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PWH फाउंडेशन के साथ यानी कि फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ, ताकि फ्री एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड किया जा सके 1500 एस्पिरेंट्स को जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस और PM केयर चिल्ड्रन स्कीम के बेनिफिशरीज को दिया जा सके, मतलब इस तरह की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जा सके। तो जो PW फाउंडेशन है ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा अपना हाई क्वालिटी डिजिटल कोचिंग UPSC SSC बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, काउंसलिंग, स्टडी मटेरियल, ये सभी। Which state became the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state level bird atlas? केरल के बाद भारत में कौन सा राज्य व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो बर्ड एटलस ऑफ गोवा ये रिलीज की गई है 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा के दौरान। इस तरह से गोवा सेकंड स्टेट बन गया है इंडिया में केरल के बाद जिसने इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस पब्लिश की है। तो 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा जिसका थीम रहा मैजेस्टिक मादरी, इसको इनोग्रेट किया गया है वलपॉय में। द टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि थर्ड वॉज कंडक्टेड फ्रॉम विच लोकेशन? अग्नि थर्ड का परीक्षण किस स्थान से किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, चांदीपुर उड़ीसा। तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थर्ड को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर उड़ीसा से। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नेतृत्व में इसको टेस्ट किया गया है। अग्नि थर्ड को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, स्ट्राइक रेंज इसकी 3000 किलोमीटर से अधिक की है।
1980 में ये कंसेप्ट शुरू हुआ था अग्नि मिसाइल सीरीज का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, आईजीएमडीपी के तहत। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था, 1980 के अराउंड। हु अनवील्ड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एट द बिहार असेंबली? बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है ओम बिरला। तो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है बिहार असेंबली में, यानी कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ई विधान मतलब जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काम काज है वो ऑनलाइन हो जाएगा, बिल प्रेजेंट करने से लेकर, ठीक है, बिल पेश करना, ये सभी। Who became the first female member of the International Olympic Committee from Iran? ईरान से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी है सोराया अगई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी पहली फीमेल मेंबर इलेक्ट की हैं ईरान से, और ये यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। इनका नाम है सोराया अगई। ये 107वीं मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और बाकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, ये एग्जाम में याद रखिएगा, हाल ही में 2-3 एग्जाम में देखने को मिला है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। Which bank has become the first custodian in India to issue foreign portfolio investor license using electronic signatures? भारत में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला कस्टोडियन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट कस्टोडियन बन गया इंडिया में जिसने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इशू किया है, और पूरा जो एंटायर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज करके इसने चालू किया है अपना। Which Indian state officially launched the AI part mobile application Neophyte ID? किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन न्यूफाइट ID लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल ने ऑफिशियली न्यूफाइट ID लॉन्च किया, जो कि एक AI पार्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, और जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है उनको डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है। इन्वेजिव मतलब जो हमारे काम की जो फसलें नहीं होती हैं, या जो हमारे काम की फसलें हैं उनके साथ साथ उग जाती हैं और उनकी भी वृद्धि नहीं होने देती, जो हमारे खाने वाली फसलें या फिर कमर्शियल क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन केरल के हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और मालाबार बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका मॉडल है योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल। तो अपने आप जो है, अगर आप फोटो खींचोगे ना तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि इन्वेजिव स्पीसीज है या नहीं, स्पीसीज है या फिर नहीं है। Who became the Indian Army's first women pilot qualified to fly the Rudra armed helicopter? भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन है हंसजा शर्मा। तो कैप्टन हंसजा शर्मा 27 साल की, ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन पायलट है जो रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर को फ्लाई करेंगी। 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को इन्होंने लीड किया आर्मी डे परेड 2026 राजस्थान में। When is the International Day of Women and Girls in Science observed? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 11 फरवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस इंटरनेशनल ट्रस्ट, यूनेस्को और यूएन विमेन के द्वारा। साल 2026 में इस डे का थीम है सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर विमेन एंड गर्ल्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 45th। आप साइड में देखेंगे, राइट साइड में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर वियतनाम है जिसकी रैंक 40 है। भारत है, फिर फिलीपींस है तीसरे नंबर पर 66 रैंक के साथ। तो बात हम कर रहे हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट की। भारत ने पिछली साल के कंपेयर में अपनी रैंकिंग 4 स्लॉट से इंप्रूव की है, यानी कि 4 पायदान ऊपर चढ़ा है, और 45th भारत की रैंक है। 127 इकोनॉमीज को इस इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है, माफ कीजिएगा, 4 पिलर्स पर: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट।
यानी कि इन 4 पॉइंट्स पर किस तरह से कंट्रीज परफॉर्मेंस दे रही हैं उसको इस इंडेक्स में बताया गया है। 53 इंडिकेटर्स हैं। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जो कि इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वाशिंगटन डीसी बेस्ड, इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है बल्कि अपना स्कोर भी इंप्रूव की है, जहां पर 2024 में भारत का स्कोर 53.63 था 100 में से, वहीं 2025 में 54.43 हो गया है 100 में से। अच्छा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की फर्स्ट रैंक है एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, एआई साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में और ई कॉमर्स लेजिस्लेशन में। भारत की सेकंड रैंक है एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस में, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री में, इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में, और थर्ड रैंक है डोमेस्टिक मार्केट स्केल और इनकम इनक्वालिटी में। भारत की सेकंड रैंक लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वियतनाम पहले नंबर पर है। भारत की थर्ड रैंक है डोमेस्टिक मार्केट स्केल एंड इनकम इनक्वालिटी में, ये हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, टॉप 10 रैंक देख लेते हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो एशिया से कौन कौन है? एक तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और सिंगापुर। लास्ट रैंक बुरुंडी की है 127। विच इंडियन स्टेट सिक्योर द टॉप रैंक इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0? पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने टॉप रैंक हासिल की है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा अनाउंस किया गया है। टॉप परफॉर्मर की बात कर लेते हैं, जो जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, जो कि जम्पुईजाला आरडी ब्लॉक सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है पूरे देश भर में। 88.44 इसका स्कोर है, नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत में। त्रिपुरा ने जो है 100% डेटा सबमिशन वेरिफिकेशन रेट अचीव किया है अपने 1176 ग्राम पंचायत और विलेज कमिटीज में। जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसमें लोकल बॉडीज को इवेल्युएट किया जाता है 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स में अक्रॉस 9 थीम्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित हैं या उससे अलाइंड है। वेयर वॉज द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 हेल्ड? विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई। तो चेन्नई, तमिलनाडु ने वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 को होस्ट किया। एक बाइनियल इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है, पहली बार भारत में हुआ है। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, जो कि एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ है, पीडीए वेंचर्स, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद के द्वारा। को ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली ये टेक्निकल पार्टनर रहा इस इवेंट के लिए। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, दोहा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, और माफ कीजिएगा, दुबई है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दुबई। मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये दुबई में हुआ है। थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और समिट में जो गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीडर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। Who has become the first Indian unicorn of 2026? 2026 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टपे। तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप है जस्टपे, इसने हाल ही में 50 मिलियन इन्वेस्टर की फ्रेश फंडिंग उठाई है इन्वेस्टर वेस्ट ब्रिज कैपिटल से, और इससे इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर के पार पहुंच चुकी है, और इस तरह से 2026 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। ओवरऑल हमारे देश का 127वां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाती है। बस्तर पंडुम फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? बस्तर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है जगदलपुर में, जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स है बस्तर का, छत्तीसगढ़ में।
और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है जो रीच ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है बस्तर का, उसको रिवाइव करने के लिए, देश के सामने लाने के लिए कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं 7 डिसिप्लिन्स में, जैसे ट्राइबल डांस, फोक सॉन्ग, ट्राइबल ड्रामा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, क्राफ्ट्स एंड क्यूजीन. Which Indian states living root bridges have been submitted to UNESCO for global recognition? भारत किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को वैश्विक मान्यता के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मेघालय. तो मेघालय बस कुछ ही कदम दूर है अपनी यूनिक लिविंग एंटिटी जो है ये या हेरिटेज है उसको ग्लोबल पहचान मिलने वाली है, क्योंकि भारत ने नॉमिनेशन सबमिट कर दिया है जो राज्य के लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, जिनका टाइटल है जिंकिंग जरी ल्यू चराई कल्चरल लैंडस्केप. तो यूनेस्को को सबमिट कर दिया है कि आप इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कीजिए. 2026-27 का जो साइकिल है, जो अनाउंसमेंट होगी, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको अनाउंस कर दिया जाएगा. ये अपने आप बने हुए ब्रिजेस हैं, लिविंग है ना, और समय के साथ साथ ये और मजबूत होते जा रहे हैं. हालांकि पकड़ कम होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर रिवर्स है, ये अपने आप मजबूत होते जा रहे हैं. ये डोजियर सबमिट किया गया है इंडिया के जो एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में, विशाल वी शर्मा द्वारा. यूनेस्को के जो डायरेक्टर हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के डायरेक्टर है लेजर एसोमो एलोंडो को. द नॉमिनेटेड कल्चर लैंडस्केप एक्सटेंड एक्सरो, ये जो पूरा ये लिविंग रूट भी है, खास जानते हैं हिल्स में, और लिविंग ट्रेडिशन को दिखाता है राज्य के. What is the theme of the CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026? CISF वंदे मातरम तटीय चक्रवात 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुरक्षित तट समृद्ध भारत. CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026, इसको हरी झंडी दिखाई गई है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली से. 25 दिन का ये मेगा नेशनल इवेंट होने वाला है और 2 CISF की साइकिलिंग टीम्स बखाली वेस्ट बंगाल और लखपत गुजरात से निकली है. ये टीम्स 6500 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करेंगी इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके. 9 कोस्टल स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरेंगी. और कहाँ पर खत्म होगा? कोची में 22 फरवरी 2026 को. इस साल का जो थीम है इस साइक्लोथॉन के सेकेंड एडिशन के लिए, वो है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, सिक्योर कोस्ट प्रोस्पेरस इंडिया. तो ये सेकेंड एडिशन है इस साइक्लोथॉन का. Where was the 6th National Crop Nutrition Summit and B2B Expo held? छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई. तो इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एंड B2B एक्सपो को आयोजित किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में. थीम रहा converse, collaborate and co-create, elevate India as the world's agri-input manufacturing hub. The summit aims to transform India into a global powerhouse by specialty fertilizers, micronutrients and biologicals. Who has created history by becoming the first women officer inducted into the AAI board? किसने AAI बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है निवेदिता दुबे. तो निवेदिता दुबे प्रयागराज से आती है. इन्होंने इतिहास रच दिया है इंडियन एविएशन सेक्टर में. ये हाल ही में मेंबर ह्यूमन रिसोर्सेज बनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है. इस तरह से ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो AII बोर्ड में इंडक्ट की गई हैं अब तक. विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग्ड ऑफ द सक्षम 2026 इवेंट? सक्षम 2026 कार्यक्रम को किस संगठन ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है HPCL. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने और भी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जैसे IOCL, BPCL, गेल, ONGC, OIL, IGL, इनके साथ मिलकर सक्षम 2026 को हरी झंडी दिखाई है. फ्यूल कंजर्वेशन से संबंधित मैटर्स पर अवेयरनेस यहाँ पर रेस की गई. इस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जुडिशियस यूज़ हम कर सकते हैं. लक्ष्मी नगर में हुआ है इवेंट न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तत्वावधान में. A memorandum of understanding was signed for the establishment of which new shipping entity? किस नई शिपिंग इकाई की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन. एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए.
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम हाल ही में अनाउंस की गई यूनियन पर 2026-27 में, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सभी के बीच में एमओयू साइन हुआ है इस भारत कंटेनर शिपिंग लाइन को स्टेब्लिश करने के लिए। भारत फिलहाल वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी जीडीपी 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी 2030 तक। ऐसा इस आर्टिकल में एक जगह लिखा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। द STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल इज नोन बाय विच नेम? STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सत्या। तो जितिन प्रसाद जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्होंने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। STQC का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, और जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को डिजिटाइज किया गया है इस सत्या पोर्टल के जरिए। विच IIT होस्टेड द सिटीज ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस 2026? किस IIT ने सिटीज ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंडिया फाउंडेशन ने IIT मद्रास के स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कूल ऑफ सिटीज के साथ मिलकर IIT मद्रास रिसर्च पार्क में सिटीज ऑफ केयर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। 90+ ग्लोबल रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स, फंडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लाइमेट एक्शन से संबंधित भी रहा है और वेस्ट फूड पावर सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। Who has become the first person in history to surpass a net worth of 800 billion US dollar? इतिहास में 800 अरब डॉलर की कुल संपत्ति को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एलन मस्क। तो टेस्ला के CEO एलन मस्क पहले व्यक्ति बन गए हैं इस अर्थ पर जिनकी नेटवर्थ 800 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। हाल ही में इनकी जो रॉकेट कंपनी है स्पेसएक्स और इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है XAI, इन दोनों का मर्जर हुआ है। तो इस डील की वैल्यू कंबाइंड रही 1.25 ट्रिलियन US डॉलर की, और मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है वो 84 बिलियन US डॉलर से बढ़कर 852 बिलियन US डॉलर हो चुकी है। एम संवाद कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच इनिशिएटिव? एम संवाद सम्मेलन किस पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम संवाद को आयोजित किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। इसको इनोग्रेट किया गया प्रोफेसर अजय सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग में, BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO है नीति आयोग के, और दीपक बागला जो कि मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के। Which country has been designated as the country of the year at BioFact 2026? बायोफैक्ट 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है बायोफैक्ट 2026 में, जो कि एक ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और न्यूरेमबर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा भारतीय एजेंसी है, तो ये पार्टिसिपेट कर रही है भारत की ओर से इस बायोफैक्ट 2026 में, और एक पेविलियन इन्होंने बनाया है जहाँ पर 67 को एग्जिबिटर्स जिनमें एक्सपोर्टर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बायोफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्जीबिशन है, खास करके ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर को लेकर। विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा थंडर्स। रेसलिंग की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा थंडर्स चैंपियन रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग 2026 के, और दिल्ली दंगल वॉरियर्स को इन्होंने हराया है नोएडा इंडोर स्टेडियम में। तुरन बैरोमो दिल्ली दंगल वॉरियर्स के हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। चंद्रमोहन पंजाब रॉयल से ये हाईएस्ट पॉइंट स्कोर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। जो 2026 का प्रो रेसलिंग लीग था, ये 5th एडिशन था इस प्रो रेसलिंग लीग का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, और नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। विच कंट्री वोन द सैफ अंडर-19 विमेंस चैंपियनशिप फाइनल बाय डिफीटिंग बांग्लादेश 4-0? किस देश ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का फाइनल जीता है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया है फाइनल में, और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 विमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में। जो 2026 का सैफ अंडर-19 विमेंस चैंपियनशिप थी, ये 7वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन द न्यूज, व्हाट इज दिस ट्रीटी? न्यू स्टार्ट संधि खबरों में थी, यह संधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इट इज अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएसए एंड द रशियन फेडरेशन। देखिए, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट जिसे हम बोलते हैं, ये यूएस और रशिया के बीच में एक ट्रीटी है। दोनों ही देशों के बीच जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, ठीक है, उन पर लिमिट लगाने का काम करती है। ये एक्सपायर हो चुकी है और ये लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इन दोनों ही देशों के बीच में अब तक रिन्यू नहीं हुई है। स्टार्ट, ये जो नेम है ये कहाँ से आता है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 1, जो यूएस और इससे पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था 1991 में साइन हुई थी और 1994 में अस्तित्व में आई थी। स्टार्ट 1 के तहत जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो उनके नंबर पर एक कैप थी, मतलब कि आप कितने वार हेड्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे 6000 है ना, और 1600 इस तरह से। फिर ये लैप्स हुई 2009 में, यानी कि 6000 तो यूएस के पास, 1600 यूएसएसआर के पास। फिर ये 2009 में लैप्स हो गई और उसको रिप्लेस किया एसओआरटी ने, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी ने। और फिर उसके बाद आई न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जैसे ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स बोलते हैं। 5 फरवरी 2011 को ये अस्तित्व में आई और अब ये एक्सपायर हो चुकी है। Who has been appointed as the managing director of Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, रोहित ऋषि। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने रोहित ऋषि को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। IIFCL की बात करें, होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, 2006 में इसको सेटअप किया गया था। Who won India's only gold medal at the Asian Indoor Athletics Championships in Tianjin, China? चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तेजस्विन शंकर। तो भारत ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स जो कि तियानजिन चाइना में हुई, अपना कैंपेन समाप्त किया 5 मेडल्स के साथ और 6ठे प्लेस पर भारत ओवरऑल मेडल टैली पर रहा है। आप देख सकते हैं, पहले पर चाइना है, फिर कतर, जापान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइनीज तापी और भारत फिर 7वें नंबर पर। तेजस्विनी शंकर की अगर हम बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मेंस हेप्थाथलॉन इवेंट में इन्होंने इकलौता गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और होस्ट नेशन चाइना डोमिनेट किया है, पहले नंबर पर आया चाइना 10 गोल्ड मेडल्स के साथ, 11 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 34 मेडल्स। Which institution has signed a common empanelment MOU with the General Insurance Council? किस संस्था ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ कॉमन एम्पेनलमेंट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, इन्होंने कॉमन एम्पेनलमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ। इस एग्रीमेंट के साथ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये इम्पेनल्ड हो चुका है 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तहत आती हैं उन सभी के साथ। और जो पेशेंट्स हैं वो कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल आयुर्वेदा बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वहाँ पर। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत इसको बनाया गया है। 2001 से ही फंक्शनिंग कर रही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत, IRDAI के तहत। Which government department has signed an MOU with the National Stock Exchange of India Limited to expand म्यूचुअल फंड एक्सेस? म्यूचुअल फंड तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस सरकारी विभाग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ टू इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिया पोस्ट एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क, यानी कि जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे जो भी कस्टमर है उन्हें। The Department of Post is using its vast network of over 1.64 lakh post offices across the country will work with NSC के साथ वर्क करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जहाँ पर भी भेजने उन्हें भेज देगा, मतलब उसकी कॉपीज वगैरह। What is the name of the rare giant radio galaxy recently discovered by astronomers using Pune's giant microwave radio telescope? पुणे की जायंट मिक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके खगोलविदों द्वारा हाल में खोजी गई दुर्लभ विशाल रेडियो आकाशगंगा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है J1007+3540। तो एक रेयर काफी दुर्लभ जायंट बहुत बड़ी रेडियो गैलेक्सीज का नाम है J1007+3540 को डिस्कवर किया गया एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा और वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स के जरिए, जिनमें जायंट मिक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप भी रहा जो कि पुणे से 80 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है। और ये जो पूरी रिसर्च है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पुणे के साइंटिस्ट भी इसमें शामिल रहे। Who has been elected as the new president of the Catholic Bishops Conference of India (CBCI)? भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन है पुला एंथनी। तो फर्स्ट दलित कार्डिनल ऑफ इंडिया एंड आर्च बिशप ऑफ हैदराबाद पुला एंथनी, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का, CBCI का। फर्स्ट दलित प्रीलेट है जो इंडिया के 2 करोड़ कैथोलिक को अब रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया एक परमानेंट एसोसिएशन है कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया की। सितंबर 1944 में इसकी स्थापना की गई थी चेन्नई में, पहले बेंगलुरु में था इसका हेडक्वार्टर, लेकिन अब न्यू दिल्ली में है। Which state's women's team won the gold medal in the women's category at the Para Throwball National Federation Cup 2026? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। झारखंड की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस कैटेगरी में पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में। राजस्थान पर इन्होंने विक्ट्री हासिल की है झुंझुनू में। मेंस कैटेगरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने टाइटल जीता है, तेलंगाना रनर्स अप रहा है, हरियाणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस इन फरवरी 2026? भारत और किस देश ने फरवरी 2026 में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड ने एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी साइन किए हैं न्यू दिल्ली में। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री द्वारा भारत की ओर से। तो डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं देना पड़ेगा दोनों ही कंट्रीज में, एक ही कंट्री में देना होगा जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो। विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्ड आउट द AI इनेबल्ड यक्ष ऐप? किस राज्य सरकार ने AI सक्षम यक्ष ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक AI इनेबल्ड यक्ष ऐप लॉन्च किया है जो बीट पुलिसिंग है उसको और रोबस्ट, इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनाने का कार्य करेगा। डेटाबेस रहेगा इस पे, वेरिफिकेशन, AI बेस्ड सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वॉइस सर्च, गैंगलिंग एनालिसिस, मूवमेंट अलर्ट, सब कुछ। Which Indian academic has been recommended to serve on the UN's new independent scientific panel on artificial intelligence? किस भारतीय शिक्षाविद को संयुक्त राष्ट्र की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बने नए स्वतंत्र वैज्ञानिक पैनल में सेवा देने के लिए अनुशंसित किया गया है, रिकमेंड किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बालारमन रविंद्रन। तो IIT मद्रास के प्रोफेसर है बालारमन रविंद्रन। तो ये उन 40 डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स में से हैं जिन्हें UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा रिकमेंड किया गया है एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य करने के लिए 3 साल के टर्म के लिए। द पैनल विल हेल्प द वर्ल्ड सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फेक्स एंड साइंस फ्रॉम स्लॉप, providing a credible reference at a time when unbiased understanding of AI is critical. Union Minister Ashwini Vaishnaw inaugurated JetWork Electronics' new world-class manufacturing facility for defense, automotive and IT hardware electronics built in which city? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की रक्षा, ऑटोमोटिव और IT हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निर्मित नई विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोडवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि डिफेंस, ऑटोमोटिव, आईटी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित है, इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। द प्लांट विल ऑफर एंड टू एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फ्रॉम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, enabling India to reduce import dependence and build more resilient domestic supply chains. How much development assistance did India announce for Seychelles? भारत ने सेल्स के लिए कितनी विकास सहायता की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 175 मिलियन यूएस डॉलर। तो भारत ने 175 मिलियन यूएस डॉलर की डेवलपमेंट असिस्टेंस की घोषणा की है सेशेल्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हेरमिनी, इनके साथ वार्तालाप की है। सेशेल्स एक आइलैंड कंट्री है, 115 आइलैंड्स इसके तहत आते हैं इंडियन ओशन में, और इसी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है विक्टोरिया। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। Who has become the first visually challenged women judge in Kerala's judicial history? केरल के न्यायिक इतिहास में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तानिया नाथन। तो तानिया नाथन लॉयर हैं, जल्द ही ये केरल के जुडिशियल हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने वाली हैं। ये फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वुमेन जज बनने वाली हैं। टोटली ब्लाइंड है, फर्स्ट रैंक इनकी आई है जो मेरिट लगती है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की, उनमें जो राज्य में जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है February 12। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां फाउंडेशन डे मनाया इन्होंने, और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 से 18 फरवरी 2026 के बीच में। 68th नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का थीम है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। तो आप याद रखें 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी शुरू होता है 12 से 18 फरवरी। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। What is the theme of World Radio Day 2026 on 13th February? विश्व रेडियो दिवस 2026 जो 13 फरवरी को मनाया जा रहा है का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड रेडियो डे एक इंटरनेशनल डे है, 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और यूनेस्को द्वारा इसकी अगुवाई की जाती है इस डे की। 2026 में वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल नॉट अ वॉइस। 2011 में यूनेस्को द्वारा प्रोक्लेम किया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2012 में अडॉप्ट किया गया था या एंडोर्स किया गया था इस वर्ल्ड रेडियो डे को। तो यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी इस दिन 1946 में 13 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 यूनेस्को के साथ कोलैबोरेशन में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ आर विजय आनंद एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO? किस बैंक ने आर विजय आनंद को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर विजय आनंद को मंजूरी दे दी है कि ये सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं 3 साल के लिए। 1 मई 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। फिलहाल ही इसी बैंक में सिटी यूनियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो कौन रिटायर हो रहे हैं जिनके बदले आएंगे? तो N कामाकोटी, इनका जो कार्यकाल है MD एंड CEO पद का है सिटी यूनियन बैंक में, मई 2011 से है ये, और अब 30 अप्रैल 2026 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है। विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सर्विसेज। तो सर्विसेज ने 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी जीत ली है। केरल को 1-0 से हराया फाइनल में धकुआखाना स्टेडियम आसाम में, और इस तरह से सर्विसेज ने अपना 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है। Which site was identified by the ISRO as the safest landing site for Chandrayaan 4 lander? इसरो द्वारा चंद्रयान 4 लैंडर के सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन जी है MM4। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक सेफ और रिलेटिवली फ्लैट एरिया मून की सतह पर आइडेंटिफाई किया है अपने चंद्रयान 4 मिशन के लिए, जो कि इंडिया का फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न एफर्ट होगा। तो विक्रम लैंडर मून पर उतरेगा, उसको टच डाउन करेगा, सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करेगा रोबोटिक सिस्टम के जरिए और वापस अर्थ पर रिटर्न करेगा एसेंडर मॉड्यूल के जरिए। जो ये सिलेक्टेड लैंडिंग साइट है जो इन्होंने सेलेक्ट की है, ये मोन्स माउंटेन के पास है, जो कि मोन्स का एक साउथ पोलर रीजन है। तो इसरो ने 5 पोटेंशियल साइट्स को एग्जामिन किया मोन्स माउंटेन पर। ये MM1, MM3, MM4, MM5 और एक और रही, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया परमानेंट डार्कनेस के कारण। तो MM4 को यहाँ पर चुना गया है। ये 84.289 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, 32.808 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर है और इसको सेफेस्ट बताया गया है। एवरेज स्लोप यहाँ का 5 डिग्रीज है। चंद्रयान 4 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक डिसेंडर मॉड्यूल और एक असेंडर मॉड्यूल, एक ट्रांसफर मॉड्यूल और एक री एंट्री मॉड्यूल है। According to Moody's, India's real GDP is expected to grow by how much in fiscal 2026-27? Moody's के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। तो देखिए अपने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट में मूडीज ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 6.4% से एक्सपेंड करेगी फिस्कल 2026-27 में। G20 इकोनॉमीज में फास्टेस्ट भारत की इकोनॉमी रहने वाली है। हालांकि एस्टिमेट जो फाइनेंशियल 27 के लिए बताई है मूडीज ने, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है 6.8 से 7.2 माफ कीजिएगा, उससे कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि 2024 का फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू रहा, इसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा है 5.25% पर। एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 विल बी हेल्ड एट विच लोकेशन? वायु शक्ति 26 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है जैसलमेर। तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को आयोजित करेगा 27 फरवरी 2026 को पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर में। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की एबिलिटी है टू रैपिडली पनिश द एनिमी, डोमिनेट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द आउटसेट and decisively influence the course of operation by transforming tactical actions into strategic outcomes। तो इन सभी को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और गाइडेड बाय कोर वैल्यूज, अचूक, अभेद्य और सटीक। तो ये हमारी कोर वैल्यूज है इंडियन एयरफोर्स की, तो इसी को रेनफोर्स यहाँ पर किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कौशल रथ? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौशल रथ के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है AISECT। इंडिया AI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कौशल रथ, जो कि एक मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसको हरी झंडी दिखाई है नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम युवा AI फॉर ऑल के तहत। तो जो भी फाउंडेशनल AI एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेगा ये इनिशिएटिव, जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, उस कमी को पूरा करेगा। स्टूडेंट्स, यूथ, एजुकेटर, लर्नर्स जो सेमी अर्बन और अंडर सर्व्ड रीजन में है वहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ाएगा। तो इस कौशल रथ में एक मोबाइल कंप्यूटर लैब है, इंटरनेट इनेबल्ड सिस्टम है, ऑडियो विजुअल टूल्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। तो ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ITIs में जाएगा और वहाँ पर AI स्किल्स सिखाएगा। Which district of Madhya Pradesh was selected as the pilot district under the world's largest grain storage plan in cooperative sector? विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश से किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बालाघाट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इसे पायलट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 500 MT गोडाउन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी मर्यादित परसवाड़ा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर, इसको इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा 24 फरवरी 2024 को। प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट
PACS अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेवल थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम. Minister of Agriculture and Farmers Welfare शिवराज सिंह चौहान launched the nationwide Pulse Self Reliance Mission from which state? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य से राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश. तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन को लॉन्च किया है फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर अमलाहा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से. ये जो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज है, इसको यूनियन नंबर 2025-26 में अनाउंस किया था, यानी कि पिछली बार अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 11,440 करोड़ रुपए इसका बजट है, और हम पल्सेज में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं 2025-26 से 2030-31 के पीरियड के बीच में, खास करके तूर, अरहर, उड़द और मसूर में. इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का. जो हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें 24 से 25% भारत का हिस्सेदारी है, कंजप्शन में भी 27% हिस्सेदारी है, इंपोर्ट्स में 13 से 15% भी हमारी हिस्सेदारी है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 154? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त कार्यबल 154 की कमान संभाली है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है. ये एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत. हमारी मिलिंद एम मोक्षी हैं इंडियन नेवी की, तो इन्होंने टुक ओवर किया है किससे? इटालियन नेवी से. CTF 154 एक स्पेशली ओरिएंटेड है टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेंबर नेशंस ऑफ CMF, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के मेंबर नेशन है उनसे संबंधित है. ये 47 नेशंस इसके पार्ट है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के. CTF 154 को स्टैब्लिश किया गया था मई 2023 में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए. इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम वैली इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस? भारत की पहली विशेष क्वांटम वैली किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अमरावती. यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम वैली की आधारशिला रखी है अमरावती, आंध्र प्रदेश में. क्वांटम वैली एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जिसके तहत भारत का फर्स्ट 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को एस्टैब्लिश किया जा रहा है IBM, TCS, LNTSC कंपनी के साथ मिलकर. तो जो फैसिलिटी है रिसर्च, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करेगी. क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, डिफेंस, फाइनेंस, इन सभी एरियाज पर. What is the name of the world's first doctor-led AI-powered healthcare ecosystem launched by India? भारत द्वारा शुरू किए गए विश्व के पहले डॉक्टर नेतृत्व वाले AI संचालित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आई लिव कनेक्ट. इंडिया ने आई लिव कनेक्ट को लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है. तो आपको आपकी पूरी मॉनिटरिंग करता है, क्या क्या आपको तकलीफ है, किस तरह से आप ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो भी आपके घर पर ही रहकर. ठीक है, यानी कि आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आप जैसे आप डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, ठीक है, घर में रेस्ट कर रहे हो, तो डॉक्टर हॉस्पिटल को पता चल जाएगा कि आपके जो वाइटल्स हैं वो क्या है, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट को. तो डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर विवेका कुमार द्वारा इसको बनाया गया. एक तरह का ये पर्सनल ICU है, जैसे होम पर घर पर आप रह के मॉनिटर हो सकते हो. एक वियरेबल बायोसेंसर पैच आपकी चेस्ट पर लगता है, एक रिस्ट बैंड होता है, तो उससे आपके वाइटल्स पता चलते रहते हैं. वाइटल्स मतलब शुगर, पल्सेस, BP. India 2025 लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन लिस्ट आउटसाइड द USA, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट? 2025 की लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सूची अमेरिका के बाहर में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है चाइना. तो देखिए बात करें लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस 2025 की, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के देशों की बात करें तो भारत उसमें दूसरे नंबर पर है, ऐसा US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने कहा है. तो अगर हम US को भी इंक्लूड करें तो US पहले नंबर पर है, लेकिन अगर US को इंक्लूड ना करें, US के बाहर के देशों की बात करें तो चाइना ने इस लिस्ट को टॉप किया है. मतलब ओवरऑल चाइना दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे पर है. पर अगर हम US के आउटसाइड बात करें तो चाइना पहले पर है, भारत दूसरे नंबर पर है.
लीड यानी कि लीडरशिप एनर्जी एनवायरमेंटल डिज़ाइन एक रेटिंग सिस्टम है USGBC, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इसको बनाया गया है। ये बिल्डिंग का कैसा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबल फीचर्स हैं, उसको इवेल्युएट करता है। हुई द टाइटल ई माटी कथा का है, ई मती कथा का है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने फॉर्मर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की 2 बुक रिलीज की। एक तो है उड़िया बुक ई माती कथा का है, दूसरी है इंग्लिश में बुक्सी जगाबंधु द ग्रेट कमांडर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनॉग्रल दिल्ली खेल महाकुंभ? दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शिखर धवन। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अर्जुन अवार्डी हैं शिखर धवन। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा शुरू किया जा रहा है 13 फरवरी से अक्रॉस 16 वेन्यूज। यहाँ पर यंग एथलीट्स compete करते नजर आएंगे बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, स्क्वैश, वॉलीबॉल, इन सभी में। Who has become India's youngest male analog astronaut? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है आदित्य पांड्या। 17 साल के आदित्य पांड्या इंडिया की यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने। उन्होंने हाल ही में लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर? धोलावीरा गुजरात के कच्छ रीजन में। तो आका स्पेस स्टूडियो एक स्पेस रिसर्च एंड सिमुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो स्पेस ट्यूटर के साथ रजिस्टर्ड है और इन्होंने एक एनालॉग मिशन कंडक्ट किया है। कैसे ह्यूमन रहते हैं, वर्क करते हैं आइसोलेशन में, मतलब मून लाइक सिचुएशन बनाई गई है, फिर वहाँ पर देखा गया कि ह्यूमन कैसे रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इस मिशन ने किस पर फोकस किया? हैबिटेट लिविंग, क्रू ऑटोनॉमी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी इन कंट्रोल बाय डिमांडिंग एनवायरनमेंट। तो 4 मेंबर एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्रू इसमें रहे हैं, जो साथ में रहे एक कंटेनर में, एक तरह का हैबिटेट बनाया गया, उसमें मून लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई। What is India's rank in the Corruption Perceptions Index 2025? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 91st। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। 182 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है, उनका जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर कितना करप्शन है उस हिसाब से, और स्केल यूज करते हैं एक 0 कि जितने पास होगा उतना हाईली करप्ट है, 100 के पास जितना स्कोर होगा वो उतना क्लीन कंट्री है। तो इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल एवरेज स्कोर है वो 42 पर पहुंच गया है आउट ऑफ 100। तो इसमें गिरावट देखने की मिली है पिछले 10 सालों में, ये लोवेस्ट है 42 आउट ऑफ 100। मोर देन 2/3 ऑफ द कंट्रीज स्कोर बिलो 50, तो 50 से नीचे 2/3 से ज्यादा कंट्रीज स्कोर कर रही हैं। डेनमार्क 8 साल से इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, यानी कि क्लीनेस्ट कंट्री है वर्ल्ड वाइड। हाईएस्ट स्कोर इसका 89 है, तो 100 के जितने करीब जाएंगे उतना क्लीन, तो 89 इसका स्कोर है। उसके बाद फिर फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। अब सबसे लास्ट में बात करें तो साउथ सुडान और सोमालिया दोनों का ही स्कोर टाई हुआ है 9 पर और 181 इनकी रैंक है। वेनेजुएला 180 रैंक है और ये तीनों ही टॉप 3 कंट्रीज हैं जो बॉटम में आती हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत 5 पायदान का सुधार लिया है इस इंडेक्स में। 91st पोजीशन है भारत की आउट ऑफ 182 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। भारत का स्कोर 39 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2025? सितंबर 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 516.7 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स RBI DPI जारी कर दिया है और 1 जनवरी 2021 से ही जारी करता आ रहा है, मार्च 2018 को बेस मानकर। हमारे देश में डिजिटाइजेशन किस स्तर तक पहुंचा है वो ये इंडेक्स बताता है। तो सितंबर 2025 ये लेटेस्ट जारी किया गया है और इसमें वैल्यू है 516.76। ठीक है, और लास्ट टाइम जब इससे पहले जब किया गया था तब मार्च 2025 में जारी किया गया था, उसके लिए था 493.22। तो बढ़ा है इंडेक्स 516.76 पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि पेमेंट परफॉर्मेंस में और पेमेंट इनेबलर्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसके जरिए हम देखते हैं हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स कितना बढ़ा है, डिजिटाइजेशन कितना हुआ है पेमेंट्स का।
तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो पेमेंट इनेबलर्स इसका 25% वेट है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स इसका 10% वेटेज है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स का 15% वेटेज है, पेमेंट परफॉर्मेंस का 45% वेटेज है, सबसे ज़्यादा इसी का ही है। फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी इसका 5% वेटेज है। 175 run stand between which countries' openers Tim Seifert and Finn Allen became the highest partnership in a T20 World Cup match। किस देश के सलामी बल्लेबाज टिम सेफर्ड और फिन एलन के बीच 175 रनों की साझेदारी T20 विश्व कप मैच में सबसे बड़ी साझेदारी बन गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो टिम सेफर्ड और फिन एलन इन्होंने T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा है। हाईएस्ट पार्टनरशिप रही है किसी भी विकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, और न्यूजीलैंड के हैं ये दोनों ओपनर। 10 विकेट से इन्होंने जीत हासिल की यूएई पर, चेन्नई में। तो सेफर्ड और एलन इन दोनों ने 175 रन का ओपनिंग स्टैंड बनाया 15.2 ओवर्स में। इससे पहले रिकॉर्ड 170 रन का था। एलेक्स सेल्स और जोस बटलर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बनाया था भारत के अगेंस्ट 2022 एडिशन में। The contract for acquiring Dornier 228 aircraft has been signed by Ministry of Defence, with which organization? रक्षा मंत्रालय ने Dornier 228 विमानों की खरीद के लिए किस संगठन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके जरिए 8 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा। वहाँ पर ऑपरेशनल रोल के लिए 2312 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। साथ ही डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव कर दिया है, मतलब वेरियस प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए हैं 3.60 लाख करोड़ रुपीस के, जिनके जरिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट मिसाइल्स, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। वेयर वाज द भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 हेल्ड? भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। साथ ही प्रधान ने बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया है। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 एक नेशनल प्लेटफॉर्म है डिस्कवरी, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट, पार्टनरशिप बिल्डिंग इन एआई इनेबल्ड एजुकेशन के लिए। अच्छा, इसमें कई सारे पार्टनरशिप भी की गई, जैसे एमओयू एक्सचेंज किया गया आईटी बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बीच में, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग बनाया जा सके आईटी बॉम्बे में। आईआईएम लखनऊ एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन किया गया है आईआईएम जम्मू और एआईटी बैंकॉक के बीच। आईआईएम रांची का इनिशिएटिव टीचिंग विद एआई लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड विच स्टेट यूटीज गवर्नमेंट साइंड एमओयू टू बोल्स्टर ब्लू इकोनॉमी एंड कोस्टल रेजिलियंस? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था और कोस्टल रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है पुडुचेरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मैरीन रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए पुडुचेरी में, और 5 साल के लिए एमओयू साइन किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ड्राफ्ट डायरेक्शंस टू रिवाइज एंड कंसोलिडेट गाइडलाइंस ऑन द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। द टेन्योर ऑफ द केसीसी हैज बीन एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी ईयर्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित और समेकित करने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। केसीसी की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 6 ईयर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट डायरेक्शंस इशू किए हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कुछ चेंजेस में लाए जाएंगे, तो अभी ड्राफ्ट जारी किया है, फाइनल नहीं हुआ है अभी। तो क्या क्या है इसमें? तो लोन सैंक्शन और रिपेमेंट शेड्यूल में यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाने के लिए जो क्रॉप सीजन है उनको टर्म ऑफ मंथ के हिसाब से किया गया है बंटवारा, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स 12 मंथ, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स 18 मंथ। केसीसी का टेन्योर 6 साल कर दिया गया है। बाकी टू एंश्योर दैट फार्मर्स रिसीव एडिक्वेट क्रेडिट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्राइंग लिमिट्स अंडर केसीसी हैव बीन अलाइंड विद द स्कूल ऑफ फाइनेंस फॉर, ये आप पे काम करनी है। ठीक है, बाकी ये बस ये याद रखिएगा आप केसीसी का टेन्योर 6 ईयर कर दिया गया है और टर्म्स ऑफ मंथ के हिसाब से क्रॉप सीजन को बांटा गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। केसीसी में क्या है ना, जो किसान है जैसे उन्होंने कोई फसल लगाई है
ठीक है, उसके बाद भी खर्चा होता है और फसल लगाने पे खर्चा होता है, उन्हें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में जारी की गई थी। The Asian Development Bank has approved what amount in additional financing for strengthening Assam resilience to chronic flooding. एशियाई विकास बैंक ने असम की दीर्घकालिक बाढ़ से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 182 मिलियन यूएस डॉलर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 182 मिलियन यूएस डॉलर अप्रूव कर दिया है एडिशनल फाइनेंसिंग के तौर पर, ताकि असम में जो फ्लडिंग और जो रिवर बैंक एरोजन होता है ब्रह्मपुत्र के अलोंग, उसको जो है सुधारा जा सके। तो ऑलरेडी 200 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग प्राप्त है, तो उसके एडिशनल 182 मिलियन यूएस डॉलर अप्रूव किया है। इंडिया साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री इन फरवरी 2026। भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रीस। तो भारत और ग्रीस ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किए हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। 5 साल का रोड मैप रहने वाला है। दोनों देशों ने बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026 भी एक्सचेंज किया है। विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन फाइनेंशियल 24? वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ही है राजस्थान। तो आप टॉप 10 देख सकते हैं राइट साइड में। तो ये अभी जारी किया गया है डेटा ना, ये अभी की न्यूज़ है, इस आप ये मत सोचिएगा फाइनेंशियल 24 का है तो पुराना है। तो राजस्थान बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा है, काफ़ी सालों से ही रहा है। ठीक है, बस ये है कि लेटेस्ट इसको जोड़ दिया गया है। मतलब हमारे कंट्री में टोटल आउटपुट जो वूल का होता है 47.53% राजस्थान से आता है। उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है। 3 तरह की वूल भारत में प्रोड्यूस होती है, कारपेट ग्रेड, अप्रैल ग्रेड और कोर्सर ग्रेड। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वन मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।